हेलो एवरीवन, मैं आप सब लोगों का स्वागत कर रहा हूं अपने इस सर्टिफाइड अकाउंटिंग कोर्स में। और जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बताऊं, हम अपने इस चैनल पर जीएसटी, इनकम टैक्स, रजिस्ट्रेशन, चाहे वो कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो, फूड लाइसेंस हो, एमएसएमई हो, और अब अकाउंटिंग, टैली प्राइम, इसका कोर्स कवर कर रहे हैं। तो अगर आप भी जीएसटी प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, जीएसटी, इनकम टैक्स इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप हैं बिल्कुल सही चैनल पर। सीए मित्रा 24 चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके के मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो से अपनी नॉलेज में कुछ ना कुछ इंक्रीज करते रहिए। तो आज हम देखेंगे टैली प्राइम में लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है। जो लोगों ने टैली ईआरपी सीख रखा है तो वो देखेंगे कि वही प्रोसेस है जो टैली प्राइम में था लेजर बनाने का, वही टैली प्राइम में भी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा गेटवे ऑफ टैली। कंपनी क्रिएट करने के बाद ये हमारा गेटवे ऑफ टैली होता है। कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है, ठीक है। और टैली प्राइम और टैली ईआरपी में डिफरेंस क्या है ये भी हमने कवर कर रखा है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए। तो वन बाय वन हम समझेंगे गेटवे ऑफ टैली को, ठीक है। आइए चलते हैं। सबसे पहले देखिए, क्रिएट, ऑल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट, वाउचर, डे बुक, बैंकिंग, ये सब आ रहा है। और एक चीज़ नोटिस करिए, सभी चीज़ों में कुछ कीवर्ड्स हाईलाइट हो रहे हैं। जैसे क्रिएट में सी, ऑल्टर में ए, चार्ट ऑफ अकाउंट में एच, वाउचर में वी, के। तो इसका क्या मतलब है? इसको बोलते हैं हॉट कीज। हॉट कीज का मतलब जो भी ये बोल्ड में है, जैसे ही आप कीबोर्ड में प्रेस करोगे सी तो आप क्रिएट में चले जाओगे, आप ए टाइप करो, ऑल्टर में चले गए। अगर आपको सीधे बैलेंस शीट में जाना है तो बी टाइप करिए, आप बैलेंस शीट में आ जाएंगे। अगर आपको रेशियो में जाना है, रेशियो एनालिसिस में जाना है, तो आपको आर टाइप करना है और आप सीधे रेशियो एनालिसिस में पहुंच जाएंगे। तो ये हैं हॉट कीज। हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि अगर आपको टैली यूज़ करना है तो एक कसम खानी है कि हमें माउस को हाथ नहीं लगाना है, हमें सिर्फ कीबोर्ड से काम करना है। टैली का मतलब ही होता है कि हमें माउस साइड में रखना है और सारा का सारा काम हमें करना है बस कीबोर्ड से। तो अब हम चलते हैं, और टैली में एंट्री करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो है लेजर क्रिएट करना। कुछ लेजर टैली हमें प्री डिफ़ॉल्ट देता है। आइए देख लेते हैं। ऑल्टर में जाएंगे और ये ग्रुप का ऑप्शन है। ये ग्रुप क्या होते हैं अभी हम देखेंगे। लेजर में आते हैं, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, ये लेजर ऑलरेडी बने हुए हैं, ये हमें बनाना नहीं होता है, ठीक है सर। लेजर बनाने से पहले हमें समझना होगा कि ग्रुप क्या होता है। हम लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो ट्रेन कहाँ पर आके रुकती है? प्लेटफॉर्म पे। जिस तरह से ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुकती है, उसी तरह लेजर बनाने के लिए जो ग्रुप है वो लेजर का प्लेटफॉर्म होता है। जो भी लेजर आप बनाओगे वो किसी ना किसी ग्रुप का पार्ट होगा, किसी ना किसी ग्रुप के अंडर बनाया जाएगा। तो ट्रेन बिना प्लेटफॉर्म के नहीं चल सकती, उसी तरह लेजर बिना ग्रुप के नहीं बनाया जा सकता। अच्छा सर, सबसे पहले हम जाएंगे ऑल्टर में और ग्रुप में जाके देखेंगे कि कौन कौन से ग्रुप जो हैं वो ऑलरेडी पहले से टैली हमें बना के देता है। तो ये है लिस्ट ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। अब हम वन बाय वन समझेंगे क्योंकि लेजर बनाने के लिए हमें इन सब का मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है। फटाफट से देखते हैं इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले है बैंक अकाउंट। मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जब भी आप कोई भी बैंक का लेजर बनाएंगे तो उसका जो ग्रुप जिसमें आप उसको क्लासिफाई करोगे, ठीक है, वो क्या होगा? बैंक अकाउंट। आपका सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो किसके अंडर बनेगा? बैंक अकाउंट। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक अकाउंट के अंडर में आएगा, ठीक है। आपकी अगर कैश क्रेडिट है, अगर आपने बैंक से लोन ले रखा है कैश क्रेडिट, तो वो कहाँ पर आएगा? बैंक ओसीसी में आएगा। अगर आप ओवरड्राफ्ट लिए हुए हैं बैंक से तो वो आप उसका जो लेजर बनाएंगे तो वो किसके अंडर बनेगा? बैंक ओडी।
आपकी अगर एक से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, आपकी एक ब्रांच न्यू दिल्ली में है, एक मुंबई में है, एक पटना में है, और आपको अलग अलग ब्रांच की लेजर बनाने हैं, तो वो किसके अंडर में बनेगा? ब्रांच और डिवीज़न। ठीक है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले उसमें पैसा लगाया जाता है। उस पैसे को क्या बोलते हैं? कैपिटल। यानी कि जब भी आप कैपिटल का लेजर बनाओगे तो वो किसके अंडर बनेगा? कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है सर। कैश इन हैंड, नाम से पता चल रहा है, जितना भी कैश आप अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करोगे वो कहाँ पर जाएगा? कैश इन हैंड में। तो यहाँ तक तो सब अपने अपने नाम को डिफाइन कर रहे हैं। आगे चलते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट क्या होती है? वो सारी एसेट जिनसे आपको एक साल के अंदर अंदर पैसा मिलने वाला है, वो सारी चीज़ें आती हैं करंट एसेट में। ठीक है। जैसे आपके डेटर्स हैं, तो आप अपने डेटर्स को कितना टाइम पीरियड अलाउ करोगे? आपने माल बेचा और आपने माल बेचा क्रेडिट में, उधार में, तो कितना टाइम अलाउ करोगे? 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने। ऐसा थोड़ी ना कि आप 2-3 साल का टाइम दे दोगे तो फिर क्या होगा? बिजनेस क्लोज हो जाएगा। तो कोई भी डेटर होता है वो करंट एसेट होती है। स्टॉक, आपका जो स्टॉक है वो कितने टाइम में बिकेगा? 1 महीना या 2 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना। ऐसा थोड़ी ना कि रखा ही रहेगा, तो वो भी किस में आ जाएगा? करंट एसेट में। तो मोटा मोटा समझ लीजिए, एक साल के अंदर अंदर जिस भी एसेट से आपको पैसा मिलने वाला है वो करंट एसेट में चला जाएगा, और इसका ठीक उल्टा हो जाएगा करंट लायबिलिटीज में। वो हर लायबिलिटी, वो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको एक साल के अंदर अंदर पे कर देना है, आपके क्रेडिटर्स, कोई खर्चा, कुछ भी, आपका कोई भी उधार जो आपको एक साल के अंदर अंदर पे कर देना है, वो है आपका करंट लायबिलिटीज। आपने कहीं पर कोई डिपॉजिट कर रखा हुआ है किसी भी चीज़ को लेने के लिए, कोई फ्रेंचाइजी या कुछ भी लेने के लिए डिपॉजिट दे रखा है, तो वो डिपॉजिट में चला जाएगा सर। डायरेक्ट एक्सपेंस, सर ये क्या मतलब हुआ? देखिए, इसको समझने के लिए आपको समझना है डायरेक्ट इनकम। हम लोग अपना एग्जांपल लेते हैं, हम लोग हैं जीएसटी प्रैक्टिशनर। ठीक है। तो आपकी डायरेक्ट इनकम क्या होगी? डायरेक्ट इनकम होगी, आपने जीएसटी का रिटर्न फाइल करा, आपने इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करा, आपने अकाउंटिंग करी, तो ये सारे जो काम है ये हैं आपके डायरेक्ट इनकम। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास बहुत पैसा आ गया, आपने बैंक में एफडी में लगा दिया और बैंक से आपको मिल रहा है इंटरेस्ट। ठीक है। तो इंटरेस्ट भी तो आपकी इनकम है, लेकिन क्या वो आपकी डायरेक्ट इनकम है? नो। वो क्या है सर? वो है इनडायरेक्ट इनकम। तो अब आप समझ रहे हो ना क्या डिफरेंस है? आपका मेन काम वो कहां पर फॉल करेगा? डायरेक्ट इनकम में। और आपके डायरेक्ट काम जो आपका मेन बिजनेस की एक्टिविटी है, उसके अलावा कोई भी अदर अगर आपको इनकम हो रही है तो वो कहां जाएगी? इनडायरेक्ट इनकम में। समझ गए क्या डिफरेंस है? अब ठीक है, डायरेक्ट इनकम को अर्न करने के लिए जो भी खर्चे करोगे वो क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे आप सेल करते हो, प्रोडक्ट की सेल करते हो, तो इसको सेल को करने के लिए आपके पीछे क्या क्या खर्चा करा है? आप परचेस करी, तो परचेस क्या है? आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। आपने भाड़ा दिया, फ्रेट, वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। तो अब आप अपने दिमाग में, ठीक है, पिक्चर क्रिएट कर लो कि डायरेक्ट इनकम को जनरेट करने में जो भी डायरेक्टली रिलेटेड खर्चे हैं वो सारे के सारे जाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंस में, और जितने इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो किस में चले जाएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? आगे चलें। अगला है ड्यूटी एंड टैक्सेस। मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स, कभी भी इन चीजों का लेजर बनेगा तो वो किसके अंडर बनेगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। खत्म। अच्छा, एक्सपेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट अभी हम पढ़ चुके हैं, ये उसी का ही लेजर है। फिक्स्ड एसेट्स, आप जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं, लैपटॉप खरीद के लाए, प्रिंटर खरीद के लाए, ये सब क्या है? आपका फिक्स्ड एसेट है। समझ में आ रहा है? तो कोई भी बिजनेस करने के लिए कोई भी अगर आप एसेट खरीद के लाते हो तो उसका जो लेजर बनेगा वो किसके अंडर बनेगा? फिक्स्ड एसेट्स। इनकम डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम देख चुके हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमने देख लिया है। इन्वेस्टमेंट्स, आपने अपने बिजनेस का पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, एफडी में, म्यूचुअल फंड में, कहीं पर भी, तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर क्लासिफाई किया जाएगा। लोन एंड एडवांसेस एसेट, आपने किसी को लोन दे रखा हुआ है, एडवांस दे रखा है, वो कहाँ पर आएगा? लोन एंड एडवांसेस। एसेट है यानी कि आपने दे रखा है। उसी तरह लोन लाइबिलिटी है ना, यानी कि आपने किसी से लोन ले रखा है, बैंक से ले रखा है, अपने रिलेटिव से ले रखा है, कुछ भी, तो वो यहाँ पर क्लासिफाई हो जाएगा। ठीक है सर। कोई मिसलेनियस एक्सपेंस है वो यहाँ पर कवर हो जाएगा। प्रोविजंस, सर ये प्रोविजन क्या होता है?
देखिए, आने वाले किसी संकट के लिए पहले से ही पैसा बचा के रखना प्रोविज़न होता है। ये हम लोग आम ज़िंदगी में क्या करते हैं, जितनी भी हमारी कमाई होती है, अर्निंग होती है, तो हम कुछ पैसा उसको सेव करते हैं। क्यों? ताकि बुरे वक्त में वो पैसा हमारे काम आएगा। तो उसी तरह बिजनेस में भी बुरे वक्त के लिए पैसा बचा के रखा जाता है, उसे बोलते हैं प्रोविजंस। समझ में आ रहा है? परचेज बताने की जरूरत नहीं है, परचेज में चला जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस, आपकी बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हो रहा है लेकिन आप सारा पैसा नहीं निकालते हो, कुछ पैसा आप कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो, रिजर्व में। या आपने पैसा निकाला ही नहीं तो वो पैसा हर साल प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड होता जा रहा है। पिछले साल का प्रॉफिट 1 लाख, इस साल फिर प्रॉफिट हो गया तो 2 लाख हो जाएगा, अगले साल फिर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 3 लाख हो गया, तो ये बढ़ता जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? रिजर्व एंड सरप्लस। रिटेन्ड अर्निंग, आपका प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, आपने 50,000 निकाल लिया तो जो 50,000 बचा हुआ है ये आपकी रिटेन्ड अर्निंग है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उन टर्म्स में इसको रिटेन्ड अर्निंग की तरह बोला जाता है। ठीक है। सेल, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सेल अकाउंट, जब भी सेल का लेजर बनेगा तो वो कहाँ बनेगा? सेल्स अकाउंट में। सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन क्या होता है? वो लोन जिसके अगेंस्ट में आपने कुछ ना कुछ गिरवी रखा है। तो ज़्यादातर जो बैंक के लोन होते हैं वो सिक्योर्ड लोन होता है। स्टॉक इन हैंड, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कहाँ पर बनाया जाएगा? स्टॉक इन हैंड में। सन्ड्री क्रेडिटर्स, आपको पता ही है, आपको जिसको पैसा देना है। डेटर्स, जिससे पैसा लेना है। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? सर ये तो बड़ा नाम से ही लग रहा है सस्पेंस, तो ये प्रैक्टिकल वर्ड में बहुत यूज होता है। समटाइम्स आप एंट्री कर रहे हो, ठीक है, अब आपने 1000 एंट्री करी, कुछ बीच बीच में एंट्री ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से पैसा आया है। अब आप बताओ, क्या आप हर 10 मिनट के बाद क्लाइंट को फोन करोगे, सर ये पैसा कहाँ से आया? अच्छा ठीक है, आपने एंट्री कर दी। 15 मिनट के बाद फिर कोई एंट्री आ गई, फिर आपने फोन किया क्लाइंट को, सर ये पैसा कहाँ से आया? अब क्लाइंट क्या करेगा? क्लाइंट इरिटेट हो जाएगा कि सर क्या फोन कर रहे हो बार बार। तो उससे अच्छा क्या है, वो सारी एंट्रीज जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं कि किस पार्टी से आई है, क्या खर्चा हो रहा है, उनको आप क्या करोगे? सस्पेंस अकाउंट में डाल दोगे और फिर क्लाइंट आएगा, आप बैठोगे, क्लाइंट बैठोगे, आप एक एक करके सस्पेंस एंट्रीज के बारे में पूछते जाओगे, क्लाइंट बताता जाएगा और सस्पेंस खत्म हो जाएगा। ये होता है रियल सीए फॉर्म में। ऐसे ही अकाउंटिंग होती है रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। सस्पेंस अकाउंट का बहुत यूज होता है। अनसिक्योर्ड लोन, जो हम लोग बैंक के अलावा किसी से भी ले लेते हैं, वो अनसिक्योर्ड लोन हो जाता है। तो कोई भी ऐसा लेजर नहीं है जो इस ग्रुप के अलावा कहीं और बनाया जाए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई नया ग्रुप बनाना है तो सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है क्रिएट का। यहां से आप कोई नया ग्रुप बना सकते हो। वैसे ये सारे ग्रुप ऑलरेडी टैली हमें बना के देता है। अगर किसी चीज का स्पेसिफिक हेड है तो वो उसी ग्रुप में जाएगा। जैसे आप देखो यहाँ पर कैपिटल का स्पेसिफिक हेड बना हुआ है। बैंक अकाउंट, वैसे तो बैंक क्या होती है? करंट एसेट होती है, लेकिन हम उसको करंट एसेट में नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि बैंक का ऑलरेडी एक सेपरेट ग्रुप है। उसी तरह जो स्टॉक होता है, स्टॉक वो भी करंट एसेट होता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि स्टॉक का अपना एक अलग ग्रुप बना हुआ है तो हम क्या करेंगे? हमेशा उस ग्रुप में उसको शो करेंगे। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रुप क्या होता है, उसका क्या मतलब है। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधे और देखते हैं कि लेजर कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आते हैं क्रिएट पर। क्या क्रिएट करना है? क्या ग्रुप बनाना है? लेजर बनाना है। तो हमें बनाना है लेजर, तो हम करेंगे एंटर। यहां पर ये हमसे ऊपर पूछ रहा है नेम, तो सपोज पहले मुझे बनाना है सेल अकाउंट का, तो मैंने सेल अकाउंट का यहां पर लेजर बना दिया। किसके अंडर बनना है? अभी हमने देखा है कि सेल्स का अलग से एक डेडिकेटेड होता है, तो ये रहा सेल्स अकाउंट, तो मैं इसको एंटर कर लूंगा। उसके बाद टाइप ऑफ लेजर, क्या कोई डिस्काउंटिंग है, इनवॉइस के राउंडिंग ऑफ करना है, अगर है तो ठीक है, नॉट एप्लीकेबल करिए। जीएसटी एप्लीकेबल होना है तो यस, अगर नहीं होना है तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई क्या है, सर्विस है कि गुड्स है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, तो उसको गुड्स कर देते हैं। कोई बैंक डिटेल अगर आपको देनी है सामने वाले की अपनी, तो आप दे सकते हो। ओपनिंग बैलेंस अगर कोई है, हो सकता है कि आप कभी कभी ऐसी एंट्री करो कि पिछले साल का कोई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो रहा हो, तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस देना है। अदरवाइज सीधे क्या करेंगे, एंटर करेंगे और वाई यस के लिए और एन नो के लिए, तो हम सीधे इसको एक्सेप्ट करेंगे। ये हमारा एक लेजर बन गया। अगला सैलरी का अकाउंट, सैलरी का अकाउंट
बताइए सैलरी अकाउंट कौन से ग्रुप के अंडर बनाया जाए? ये क्या है हमारा? सर ये हमारा खर्चा है। सर ये क्या हमारा डायरेक्ट खर्चा है कि इनडायरेक्ट खर्चा है? तो ये हमारा है सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि देखिए जो भी आपकी सेल हो रही है तो सेल से रिलेटेड जितना भाई आपने मजदूरों को पैसा दिया, वो ट्रक में माल चढ़ा रहे हैं, दैट इज वेज, वो वेजेस का पार्ट बनता है। ठीक है, वेज क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। सैलरी, सैलरी तो आप सबको देते हो, आपका अकाउंटेंट है उसको भी आप सैलरी दे रहे हो। ठीक है, आपकी जो गोडाउन है वो है आगरा में, आपका हेड ऑफिस है वो है दिल्ली में, तो दिल्ली में एक बंदा बैठा हुआ है, वो काम कर रहा है आपका, उसको आप सैलरी दे रहे हो, तो वो डायरेक्टली आपसे आपकी सेल से नहीं जुड़ा हुआ है, वो आपका स्टाफ है। तो सैलरी हमेशा आपका क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है सर, इसको भी हम लोग सेव कर लेते हैं। अब हम लोग बना लेते हैं फ्रेट का। तो फ्रेट हमारा हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो सर हमें जाना पड़ेगा डायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि ये हमारे डायरेक्ट इनकम से जुड़ा होता है, ये हमारी सेल से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग कर लेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। अब अभी मैं आपको एक बात बताऊंगा कि अब ये जो नेचर देखना है ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, अब ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? अब देखिए एक तो होगा वो बिजली जो आपके गोडाउन में चल रही है, ठीक है, और एक होगी आपके ऑफिस की बिजली। तो जो गोडाउन की बिजली है वो डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, लेकिन जो आपके ऑफिस की बिजली है वो इनडायरेक्ट हुआ। अब यहाँ पर आपको रेशियो देखना होगा कि ऑफिस की बिजली का ज़्यादा रेशियो है कि गोडाउन की बिजली का है, तो जो भी होगा उस हिसाब से आप इसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में क्लासीफाई कर सकते हो, बट जनरली इसको क्या माना जाता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब जो मैं बात बताना चाह रहा हूं वो ये है कि ये ग्रुप के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब कौन सा लेजर किस ग्रुप में क्लासिफाई होगा ये आपको अपने ड्यू डिलिजेंस से समझना होगा। जब आप रियल वर्ल्ड में जाओगे, जब आप कहीं जॉब करोगे, अपना कोई काम करोगे, तो वहाँ पर आपको कोई नहीं बताएगा किस ग्रुप में इसको क्लासिफाई करना है। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये जो मैं एंट्री करने जा रहा हूँ, ये जो मैं लेजर बना रहा हूँ, इसके लिए सूटेबल ग्रुप कौन सा है। ठीक है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाओगे तो वहाँ पर आपको नए नए लेजर मिलेंगे। ठीक है, कभी कोई खर्चा है, कभी कोई खर्चा है, तो फिर आप सोचोगे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो आपको रटना नहीं है, कभी भी कॉन्सेप्ट्स को नहीं रटना है। कोई ऐसी चीज़ है उसको आप रट लो, ऐसी वैसी चीज़ों को, लेकिन ये क्या है? ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ठीक है, इसको करने के बाद आप जॉब करोगे, आप अपनी प्रैक्टिस करोगे, तो इसको रटना नहीं है। आपको इन सारे ग्रुप्स का मतलब पता होना चाहिए और उसी हिसाब से आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गए लेजर। सर मैंने इतने लेजर बना लिए, अब मैं अगर इनको देखना चाहूँ तो मैं कैसे देख सकता हूँ? फिर से हम गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, ऑल्टर पे जाएंगे और फिर लेजर पे जाएंगे। ये देखिए सारे लिस्ट जो जो मैंने अभी तक लेजर बनाए हैं वो सारी की सारी लिस्ट यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, ओके सर, यहाँ तक तो हमें समझ में आ रहा है। एक और लेजर बना लेते हैं जो बेसिक लेजर है। कोई भी बिजनेस बिना कैपिटल के नहीं चल सकता सर, तो मैंने कैपिटल का भी बना लिया। कैपिटल का एक स्पेसिफिक ग्रुप बना हुआ है कैपिटल अकाउंट का, तो मैं वहीं पे ही इसको शो करूंगा और यस कर देते हैं। ठीक है, तो ये सर हमारे बन गए लेजर। अब हम देखेंगे कि आखिर एंट्री कैसे की जाती है टैली प्राइम में। अभी तक तो हमने देखा था ना, अपने फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में हमने क्या क्या देखा कि बाई हैंड कैसे एंट्री करते हैं। ठीक है, कागज में एंट्री कैसे करते हैं, रजिस्टर में कैसे एंट्री करते हैं, मैनुअल अकाउंटिंग कैसे करते हैं, वो हमें पता है। वो कॉन्सेप्ट अब यहाँ पर यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको मेनली क्या सीखना है? जर्नल एंट्री हमने कवर करा हुआ है, लेजर कवर करा हुआ है, ट्रायल बैलेंस कवर करा हुआ है। आपको लेजर बनाना नहीं भी आएगा तो चलेगा, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, लेकिन नहीं भी आएगा तो चलेगा। ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट नहीं भी आएगा तो चलेगा। क्यों? क्योंकि टैली ये सारी चीज़ें अपने आप बना देगा। तो सर हमें क्या पता होना चाहिए? हमारी पकड़ होनी चाहिए जनरल एंट्री के कॉन्सेप्ट पर, जो हमने पढ़ा था ना, PNR, पर्सनल, नॉमिनल और रियल अकाउंट, कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टैली में आपको सिर्फ जनरल एंट्री करनी है, बाकी ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, लेजर, ये सब कुछ बना देगा। तभी तो सॉफ्टवेयर है। अगर हमें सब कुछ बनाना हो तो फिर सॉफ्टवेयर का क्या काम?
तो ये है इसका मेन कॉन्सेप्ट और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। तो अब एंट्री करना कि एंट्री कैसे करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वैसे अगर आपको एंट्री करना है तो ये वाउचर का ऑप्शन आ रहा है, वाउचर का ऑप्शन आ रहा है, इसी से हमें एंट्री करनी होती है। तो चाहे तो हम यहाँ जाके एंटर कर सकते हैं या फिर हम सिंपली क्या करेंगे, वी को टाइप करेंगे। वी टाइप करेंगे तो हम सीधे आ जाएंगे अपने वाउचर पे। अब यहाँ पर हमें F1 F2 का मतलब पता होना चाहिए, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए साइड में F2 डेट, F3 ये कंपनी के लिए है, F4 है कॉन्ट्रा एंट्री के लिए, F5 है अगर हमने कोई पेमेंट करा है उसकी, F6 है रिसिट की, F7 है जनरल की एंट्री, F8 से होती है सेल की एंट्री, F9 से होती है परचेज की एंट्री, और कोई अदर वाउचर है तो F10। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी एंट्री करनी है तो उस पर्टिकुलर वाउचर में जाना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग हैं F6 में, मुझे पेमेंट की एंट्री करनी है तो मुझे जाना पड़ेगा F5 में। अब मैं F5 में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर एंट्री करनी है। सर ये कॉन्ट्रा क्या होता है? देखिए अगर आपने बैंक में पैसा जमा किया या बैंक से पैसा निकाला तो एंट्री क्या होगी, बैंक से पैसा आप निकाल रहे हो, ठीक है, तो कैश आपके पास आएगा तो कैश डेबिट टू बैंक। बैंक में पैसा जमा करोगे तो बैंक डेबिट टू कैश। तो हर वो एंट्री जिसमें कैश और बैंक डेबिट या क्रेडिट होता है, यानी कि बैंक में पैसा जमा करना और बैंक से पैसा निकालना या एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करना, तो जहां कैश और बैंक सिर्फ ये दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं उसकी एंट्री होती है कॉन्ट्रा, यानी कि F4। तो ये मतलब होता है कॉन्ट्रा एंट्री का। तो अब एंट्री कैसे करनी है, और हम लोग जब कोई चीज़ परचेज करते हैं, ठीक है, तो हमें बिल मिलता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग टैली का यूज़ करते हैं बिल को बनाने के लिए। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे जीएसटी का इनवॉइस टैली प्राइम से जनरेट करना है। तो अगला लेक्चर बिल्कुल मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें हम लोग टैली से जीएसटी का इनवॉइस कैसे रेज करते हैं वो सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है कि टैली प्राइम आपको कैसे डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड कर लीजिए, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। हम लोग बनने वाले हैं एक्सपर्ट और अपने करियर को स्टार्ट करने वाले हैं विद फ्लाइंग कलर्स। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।